ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां मोहन नाम का एक बेहद गरीब, मेहनती और सीधा सादा इंसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। कहने को तो पूरे गांव में बड़े बड़े खेत और अमीर जमींदार थे, लेकिन मोहन की किस्मत में एक गज जमीन भी नहीं थी। वह और उसकी माँ एक ऐसी झोपड़ी में रहते थे जिसकी छत से बरसात में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवाएं उनके शरीर को चीरती हुई अंदर तक पहुंच जाती थी। मोहन का पूरा दिन जंगल से लकड़ियों का भारी गट्ठर ढोने में बीत जाता था, लेकिन बदले में उसे केवल चंद जली कटी कौड़ियां ही मिलती थी, जिनसे बड़ी मुश्किल से माँ बेटे का आधा पेट भर पाता था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से धरती पर नहीं उतरी थी, मोहन की माँ झोपड़ी के चूल्हे में फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखें धुएं से लाल हो चुकी थी और सीने में दर्द के बावजूद वे कांपती हुई आवाज में अपने बेटे को पुकारी। मोहन, ओ मोहन बेटा, जल्दी निकल जा, देख सूरज उगाया है। अगर जंगल जाने में थोड़ी भी देर कर देगा तो दोपहर की तेज धूप में लकड़ी काटना मुश्किल हो जाएगा, और शाम तक खाली हाथ लौटा तो आज फिर हमें भूखे पेट सोना पड़ेगा बेटा। हाँ माँ, मैं अभी निकल रहा हूँ, तू चिंता मत कर। आज मैं जंगल में थोड़ा और अंदर तक जाऊंगा, थोड़ी ज्यादा लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा ताकि उन्हें बेचकर 2-3 दिन का राशन एक साथ आ सके। तू बस अपनी सेहत का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। मोहन अपनी माँ के पैर छूकर भूखे पेट ही झोपड़ी से बाहर निकल पड़ा। उसकी फटी हुई चप्पल मिट्टी में धंस रही थी, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ था। मोहन जंगल की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही चिंता चल रही थी, अगर आज लकड़ियां नहीं बिकी तो माँ की दवा और शाम की रोटी कहाँ से आएगी। तभी रास्ते में उसे गांव का सबसे बड़ा और बेरहम सेठ धनीराम मिलता है, जो नए रेशमी कुर्ते में अपनी तोंद पर हाथ फेरता हुआ अकर के साथ चला आ रहा था। मोहन ने सेठ को देखते ही सम्मान पूर्वक अपना सिर झुका लिया और आदर के साथ कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। अरे ओ मोहन, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह सर झुकाए? कहीं चोरी चकारी करने का इरादा तो नहीं है? प्रणाम सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने का कोई इंतजाम नहीं है घर में, बस उन्हीं के लिए 2 वक्त की रोटी का सहारा ढूंढने निकला हूँ। तू भी अजीब आदमी है मोहन। पूरी जिंदगी गुजर गई तेरी इस गांव में, न तेरे पास 1 बीघा जमीन है, न कोई खेत खलिहान। बस यही जंगल की सूखी लकड़ियों पर अपना पेट पालता है। ऐसे जीने से क्या फायदा रे? सेठ जी, भगवान ने हम गरीबों के नसीब में जो दुख और जो मेहनत लिखी है, मैं उसी में जी रहा हूं। मेहनत की रोटी है, बस भगवान का शुक्र है। चल, बात तो ठीक कहता है। अच्छा सुन, मुझे अपनी नई सेठानी की गाय के लिए एक बड़ी गौशाला बनवानी है। उसके लिए मुझे मजबूत और अच्छी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। क्या तू लाकर दे सकेगा या तेरे बस की नहीं है? क्यों नहीं सेठ जी, ये तो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद होगा। अगर आपको लकड़ी चाहिए तो मैं एक लकड़ी चुनकर आपके गोदाम तक पहुंचा दूंगा। बस आप बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा तो सुन, कल से ही लकड़ी मेरे गोदाम में पहुंचाना शुरू कर दे। अगर तेरा काम अच्छा रहा और लकड़ियों में दम हुआ तो दाम थोड़ा ठीक ठाक दे दूंगा, और आगे भी तुझसे ही काम लूंगा। पर याद रखना, अगर देर हुई या लकड़ी खराब हुई तो 1 पैसा नहीं दूंगा। धन्यवाद सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पर आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मोहन जंगल में काफी अंदर तक पहुंच गया। चारों ओर हरे भरे पेड़ लहलहा रहे थे और पक्षियों की मधुर चहचहाहट पूरे वातावरण में गूंज रही थी। लेकिन इस खूबसूरत जंगल में भी मोहन का मन भारी था। उसकी कुल्हाड़ी जब किसी सूखी टहनी पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो वह पेड़ नहीं बल्कि अपना ही नसीब काट रहा हो। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, फिर भी वह रुक नहीं सकता था। मोहन एक भारी लकड़ी काटकर जमीन पर बैठ जाता है
और आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अगर ये सेठ का काम सही से पूरा हो गया तो इस बार माँ को थोड़े अच्छे कपड़े और आराम दिला पाऊंगा। झोपड़ी की वो टूटी छत भी ठीक करवा लूंगा ताकि माँ को अगली बरसात में भीगना ना पड़े। हे भगवान, बस इस बार मेरा साथ देना। हम गरीबों का इस दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है। बस सहारा मत छोड़ना। मोहन फिर से रोती हुई आंखों के साथ कुल्हाड़ी उठाता है और दोगुनी मेहनत से लकड़ियों पर वार करने लगता है। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और जंगल में अंधेरा अपना जाल बिछाने लगता है। मोहन दिन भर की काटी हुई लकड़ियों का भारी बोझ जो उसके नंगे कंधों को छील रहा था, बांधकर गांव की ओर लौटता है। उसका जिस्म थकान से टूट रहा था, पर दिल में एक उम्मीद थी कि सेठ का काम मिल गया है तो शायद अब दिन बदलेंगे। वहां झोपड़ी के बाहर उसकी बूढ़ी माँ कमजोर कदमों से खड़ी उसकी राह तक रही थी। आ गया बेटा? कितनी देर लगा दी रे मोहन। मेरा कलेजा कांप रहा था कि कहीं जंगल में कोई हादसा ना हो गया हो। बहुत थक गया होगा ना बच्चे? हाँ माँ, पर आज थकान नहीं, आज मन बहुत खुश है। रास्ते में सेठ धनीराम मिले थे। उन्होंने मुझसे ढेर सारी लकड़ियां मंगवाई हैं अपनी गौशाला के लिए। अगर उनका काम सही से हो गया तो समझ लो हमारे दिन बदलने वाले हैं माँ। फिर तुझे इस ठंड में कांपना नहीं पड़ेगा। भगवान तेरा भला करे बेटा। तेरी ये खून पसीने की मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। माँ ने बचे खुचे आटे से 2 सूखी रोटियां बनाई। दोनों ने आधा पेट पानी पीकर वो निवाला गले से उतारा, पर गरीब की खुशी भगवान को भी मंजूर नहीं थी। शाम ढलते ही आसमान पर काले स्याह बादल छा गए। परिस्थिति ऐसी बदली कि तेज बेरहम हवाएं चलने लगी और अचानक ऐसी तूफानी बारिश शुरू हुई जिससे गांव की पगडंडियां और कच्चे रास्ते कीचड़ से भर गए। मोहन की टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर बारिश का पानी टपकने लगा था। एक पुरानी टूटने की कगार पर खड़ी खाट पर उसकी माँ लेटी थी। बारिश की वो बर्फीली ठंडी हवा सीधे उनके जिस्म पर लग रही थी और उस ठंड ने बूढ़ी माँ को झकझोर कर रख दिया। उन्हें बेहद तेज बुखार हो गया था। ओ राम, ओ मोहन, मेरा सिर जल रहा है बेटा। बहुत ठंड लग रही है मोहन। अरे माँ, ये क्या हो गया? तेरा शरीर तो आग की तरह तपा हुआ है। तू बिल्कुल चिंता मत कर माँ, मैं अभी तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। मोहन बिना छतरी, बिना किसी सहारे के उस खौफनाक अंधेरी रात में भीगते हुए बाहर निकल जाता है। तेज बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर थप्पड़ की तरह पड़ रही थी। कीचड़ में उसके पैर कई बार फिसले, लेकिन वह मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए सेठ धनीराम की हसीन हवेली के बाहर पहुंचता है और रोते हुए दरवाजा खटखटाता है। अरे ओ मोहन, तू इस वक्त और इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या मरने आया है? मेरा दरवाजा क्यों पीट रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को बहुत तेज बुखार हो गया है। उनकी हालत बहुत खराब है। लगता है वो दम तोड़ देंगी। घर में ना एक पैसा है, ना कोई दवा, ना राशन। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है सेठ जी, मेरी माँ को बचा लीजिए। तो तू चाहता क्या है? मैं कोई खैरात बांटने बैठा हूँ यहाँ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। जो लकड़ियाँ मैं कल से लाऊंगा, आप उनमें से पैसे काट लेना और बाकी बचे पैसे मैं आपके यहाँ मजदूरी करके चुका दूंगा। बस थोड़ी दया कीजिए। ठीक है मोहन, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुझे ब्याज देना होगा, और वो भी बहुत भारी ब्याज। ब्याज? सेठ जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ। दिन भर में मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ होता है। इतने ब्याज के साथ पैसे कैसे लौटाऊंगा? तू सुन, मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा हूँ। मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। यदि मेरी शर्त पर ब्याज के साथ पैसे लेने हैं तो बता, वरना अपनी माँ को भूल जा और यहाँ से चलता बन। ठीक है सेठ जी, जो शर्त आप कहें मैं मानूंगा। बस मेरी माँ की जिंदगी बचा लीजिए। ये ले कुछ रुपए, और याद रखना मोहन, ब्याज सहित पैसे समय पर चुका देना, वरना तू जानता ही है
कि धनी राम अपना पैसा कैसे वसूल करता है। तेरा ये घर बार सब छीन लूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं दिन रात एक करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मोहन उस तूफानी बारिश में फिर से भीगता हुआ गांव के बूढ़े वैद्य जी की झोपड़ी की ओर दौड़ता है। वैद्य जी हाथ में मिट्टी का एक दिया लेकर दरवाजा खोलते हैं। अरे मोहन, इस तूफानी रात में यहाँ क्या कर रहा है रे बच्चे? सब ठीक तो है ना? तू इस तरह रो क्यों रहा है? वैद्य जी, मेरी माँ को बहुत तेज बुखार है। उनका जिस्म आग की तरह जल रहा है। कृपा करके उन्हें कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि उनकी जान बच जाए। ओह, ठीक है, तू घबरा मत। रुक, मैं अभी जड़ी बूटियाँ तैयार करता हूँ। वैद्य जी जल्दी से एक छोटी पोटली में दवा भरते हैं और उसे मोहन के हाथ में थमा देते हैं। मोहन वैद्य जी को पैसे देकर अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ता है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ का सिर अपनी गोद में रखता है। माँ, देखो, मैं वैद्य जी से दवा ले आया हूँ। ये लो, इसे अभी खा लो माँ। मोहन रोती हुई आंखों से अपनी माँ को दवा खिलाता है और पानी पिलाता है। कुछ घंटों बाद माँ को पसीना छूटता है और उनकी आंखें खुल जाती हैं। अरे, अब थोड़ा आराम लग रहा है बेटा, मेरा सिर हल्का हुआ है। भगवान का शुक्र है माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अगली सुबह माँ थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी, पर मोहन रात भर का जगा और थका हारा उनके पास ही जमीन पर बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मोहन बेटा, एक बात पूछूं? ये दवा और इस खर्च के लिए पैसे तू इस आधी रात को कहाँ से लाया रे? हमारे पास तो एक कौड़ी नहीं थी। माँ, कल रात मैं सेठ धनी राम के पास गया था। उनसे उधार लिया है, मगर सेठ ने बहुत भारी ब्याज की शर्त रखी है। ओ बेटा, ये क्या किया तूने? ब्याज वाला पैसा तो गरीब आदमी को जीते जी मार देता है, उसे और गरीब बना देता है। हम ये कर्ज कैसे चुकाएंगे? हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन उस समय माँ की जिंदगी के आगे मुझे कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। अगर मैं न जाता तो तुझे कुछ। माँ थोड़ी देर गहरी चिंता में सोचती हैं। फिर उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। मोहन, क्यों न तू इन बचे हुए पैसों से समोसे बनाकर बेचने लगे? देख, इस बरसात के मौसम में जंगल की लकड़ियों को सुखाना और बेचना बहुत मुश्किल होगा। कोई भीगी लकड़ी नहीं खरीदेगा, पर इस ठंड और बरसात में गर्मा गर्म समोसे लोग खुशी से खरीदेंगे। अरे माँ, ये तो सच में बहुत अच्छा सुझाव है। अगर ये काम चल पड़ा तो हम धीरे धीरे सेठ का सारा उधार भी चुका देंगे और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। हाँ बेटा, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो भगवान जरूर हमारा साथ देगा। गरीब की मेहनत कभी खाली नहीं जाती। माँ की बात सुनकर मोहन के भटके हुए दिल को एक उम्मीद का सहारा मिला। वो बचे हुए उधार के पैसे लेकर गांव की सबसे बड़ी किराना दुकान पर पहुंचता है। पर गांव के लोग गरीब को नया रास्ता चुनते देख खुश नहीं होते, बल्कि उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। राम राम लाला जी, मुझे थोड़ा बेसन, तेल, हरी मिर्च, धनिया और मसाले चाहिए। मेरी माँ की तबीयत खराब है, उन्हीं के सुझाव पर समोसे बनाने का सामान लेने आया हूँ। अरे ओ मोहन, तू लकड़ी काटने वाला लकड़हारा अब साले समोसे बनाएगा? वाह रे नसीब, जिसने जिंदगी भर कुल्हाड़ी चलाई वो अब कढ़ाई चलाएगा। गांव के लोग तेरे हाथ के समोसे खाएंगे। हाँ लाला जी, वक्त के हिसाब से गरीब को अपना रास्ता बदलना ही पड़ता है। मेहनत करूंगा, सच्चाई से काम करूंगा तो सब ठीक होगा। बस आप सामान तोल दीजिए। दुकानदार मजाक उड़ाते हुए सामान तौलकर एक फटी हुई थैली में रख देता है। मोहन अपनी जिंदगी की आखिरी पूंजी चुका देता है और सामान लेकर घर लौट आता है। घर पर उसकी बूढ़ी माँ कमजोर होने के बावजूद तैयार बैठी थी। माँ, मैं सारा सामान ले आया हूँ, अब काम शुरू करें। हाँ बेटा, आज हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। देखना, ऊपर वाला हमारी लाज जरूर रखेगा। दोनों माँ बेटा मिलकर
मिट्टी के चूल्हे पर समोसे बनाते हैं। धीरे धीरे झोपड़ी में समोसों की खुशबू फैल जाती है। मोहन, ये तो बहुत अच्छे बन रहे हैं रे। इज्जत से इन्हें बेचने ले जा और ईमानदारी से मेहनत कर। हाँ माँ, आज से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। मोहन समोसों को एक पुरानी बांस की टोकरी में रखता है और उसे अपने सिर पर उठाकर गांव के बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार में लोगों की भारी भीड़ थी, रौनक थी। मोहन सड़क के किनारे एक गंदी और साफ जगह के बीच थोड़ी सी जगह देखकर बैठ जाता है और अपनी कांपती आवाज में आवाज लगाना शुरू करता है। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे, ले लो भाई, ले लो। कुछ लोग आते हैं, टोकरी की ओर देखते हैं, पर मोहन के फटे कपड़े देखकर आगे बढ़ जाते हैं। उसी बाजार में पास ही एक बड़ा और हसीन ठेला लगा था, जहां पहले से ही भीड़ लगी थी। उस ठेले का मालिक था हेमू हलवाई, जो बरसों से बाजार में राज कर रहा था। जब हेमू ने एक गरीब लकड़हारे को अपने सामने दुकान लगाते देखा, तो उसके सीने में जलन की आग भड़क उठी। अरे ये क्या? ये मोहन लकड़हारा अब ये यहाँ समोसे बेचेगा, और वो भी मेरी दुकान के सामने। इस गरीब की इतनी हिम्मत। ठीक है, अब देखता हूँ कि ये कैसे समोसे बेचता है। इसे ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि ये जिंदगी भर दुकान लगाना भूल जाए। तभी हेमू के इशारे पर दो गुंडे जैसे आदमी मोहन के पास आते हैं। अरे ओ मोहन, तू तो लकड़हारा था ना रे? अब तू यहाँ समोसे बेच रहा है? हाँ भाई, पेट पालने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। चल ठीक है, जरा हमें भी खिला अपना समोसा। देखे तो सही, एक लकड़हारे के हाथ में क्या स्वाद है। लीजिए भाई, बिल्कुल गर्मा गर्म है। दोनों आदमी एक एक निवाला खाते हैं और अगले ही पल उनका चेहरा नफरत से भर जाता है। वे समोसा सीधे मिट्टी में फेंक देते हैं। ये क्या बनाया है बे? बिल्कुल बेस्वाद, न नमक है न किसी मसाले का स्वाद। ये समोसे हैं या कचरा, खाने लायक ही नहीं है। मोहन, तुझे किसने समोसा बनाना सिखाया रे? एकदम बकवास है ये। ऐसे गंदे समोसे बेचेगा तो कोई कुत्ता भी तेरे पास नहीं आएगा। हे भगवान, इतनी उम्मीद से माँ के कहने पर काम शुरू किया था। क्या सच में मैं इस लायक भी नहीं हूँ? अब सेठ का कर्ज कैसे चुकेगा? पास खड़ा हेमू हलवाई ये तमाशा देखकर मन ही मन हंसे जा रहा था। हाँ, यही होता है जब कोई मेरे सामने दुकान लगाने की कोशिश करता है। अब देखता हूँ ये मोहन कितने दिन टिकता है यहाँ। अरे भाइयों, क्यों उन बेस्वाद और गंदे समोसों के चक्कर में पड़े हो? आओ मेरे पास आओ, यहाँ गर्मा गर्म चटपटा और मजेदार समोसा मिलेगा। भीड़ मोहन को अकेला छोड़कर हेमू के ठेले की ओर बढ़ जाती है। मोहन रोती हुई आंखों के साथ सड़क किनारे अपनी बांस की टोकरी लिए अकेला रह जाता है। लगता है आज कोई भी मेरा समोसा नहीं खरीदेगा। मेरी किस्मत ही खराब है। मोहन निराश मन से भीगी आंखों के साथ घर लौटता है। झोपड़ी के दरवाजे पर उसकी बीमार माँ कांपते हुए उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ बेटा, सारे समोसे बिक गए ना? कमाई हुई कि नहीं? माँ, बाजार में सबने मेरे समोसों को बेस्वाद कहकर मिट्टी में फेंक दिया। किसी ने एक समोसा नहीं खरीदा माँ। हमारे सारे पैसे डूब गए। अब सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? वो तो हमें जान से मार देगा। बेटा चिंता मत कर, हर नया काम शुरू में कठिन होता है। भगवान रहम करेगा, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी झोपड़ी के बाहर एक खौफनाक आवाज आती है। दरवाजे पर सेठ धनीराम अपने दो भारी भरकम गुंडों के साथ खड़ा था। अरे ओ मोहन, कहाँ मर गया? बाहर निकल, आज हिसाब का दिन है। मेरा पैसा निकाल। माँ, ये तो सेठ आया है। लगता है पैसे चुकाने के लिए जान लेने आया है। हिम्मत रख बेटा, सच बोलना, भगवान सब देख रहा है। मोहन अपनी माँ के साथ बाहर आता है। सेठ धनीराम अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बेरहमी से खड़ा था।
सेठ जी, मुझे पता है आप पैसे लेने आए हैं, मगर क्षमा कीजिए सेठ जी, अभी मेरे पास एक कौड़ी नहीं है। मैंने जो रुपए लिए थे वो सब इस समोसे के काम में लग गए और बाजार में काम नहीं चला। जैसे ही काम संभलेगा मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। अबे मुझे बेवकूफ मत बना। तेरे समोसों का क्या भरोसा बे, बिके या ना बिके। मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहूं? मैंने तुझे उधार पैसा दिया था, कोई मजाक नहीं किया था। मोहन सिर झुका लेता है। उसकी माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। सुन ले मोहन, आज से ये झोपड़ी मेरी हुई। जब तेरे पास ब्याज के साथ पैसे हों तब आकर इसे छोड़ा लेना। अभी के अभी अपना सामान बाहर निकालो और यहाँ से दफा हो जाओ। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी बूढ़ी बीमार माँ इस तूफानी मौसम में कहाँ जाएगी? हमें बाहर मत फेंकिए सेठ जी। मोहन बेटा, सब्र रख, इनके आगे भीख मत मांग। भगवान सब देख रहा है, वो इनका हिसाब जरूर करेगा। मोहन और उसकी बीमार माँ अपना बचा खुचा टूटा सामान उठाते हैं और उस बेरहम गांव से बाहर निकल जाते हैं। रोते हुए चलते चलते वे दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां हर ओर खामोशी और दुख का अंधेरा था। बेरहम गांव ने मोहन और उसकी बीमार माँ को बाहर निकाल दिया था। अब इस दुनिया में नदी के बहते पानी और खुले आसमान के अलावा उनका कोई सहारा नहीं था। बारिश तो रुक गई थी, पर हवाओं में अभी भी वही ठंड थी जो उनके जख्मी दिलों को चीर रही थी। मोहन बेटा, अब हम इस सुनसान में कहाँ रहेंगे रे? हमारा तो घर भी छिन गया। माँ, जब तक भगवान हमारे साथ है हम भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। तू चिंता मत कर, हम यहीं नदी किनारे अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। मोहन सिर पर उम्मीद का बोझ लिए आसपास से सूखी लकड़ियां और पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा करने लगता है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद दोनों मिलकर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी खड़ी कर लेते हैं, जिसके अंदर जमीन पर सिर्फ मिट्टी थी। देख माँ, अब हमारे सर पर छत तो है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पर ये हमारी अपनी है। हाँ बेटा, मेहनत की मिट्टी से बनी ये झोपड़ी हमारे लिए किसी महल से कम नहीं है। बस ऊपर वाला हमारी सच्चाई का साथ दे। कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन एक बार फिर बचे हुए सामान से समोसे बनाता है और उन्हें अपनी बांस की टोकरी में रखकर बाजार की ओर जाता है। उसके चेहरे पर डर भी था और एक आखिरी उम्मीद भी। वो सोच रहा था कि शायद आज कोई उसके समोसे खरीद ले, शायद आज उसकी माँ को भूखा ना सोना पड़े। वो बाजार में सड़क किनारे बैठ जाता है और तभी आवाज में आवाज लगाता है, गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे ले लो भाई, गर्मा गर्म समोसे। उसी समय एक बूढ़ा, कमजोर और फटेहाल आदमी हाथ में लाठी टेकते हुए हेमू हलवाई के ठेले के पास पहुंचता है। उस बूढ़े आदमी का चेहरा भूख और प्यास से बिल्कुल मुरझाया हुआ था। बेटा, सुबह से पेट में एक निवाला नहीं गया है, बहुत भूख लगी है, जिस्म टूट रहा है। जरा कुछ खाने को दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अबे अंधा है क्या रे? तुझे दिख नहीं रहा यहाँ कितनी भीड़ लगी है? चलता बनो यहाँ से। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं धंधा खराब करने। चलो आगे बढ़ो। मोहन दूर बैठा ये सब देख रहा था। उसका दिल दुख से भर आया। उसने सोचा कि दुख क्या होता है, ये एक गरीब से बेहतर कौन समझ सकता है। वो बूढ़ा आदमी रोते हुए धीरे धीरे लाठी टेकते हुए मोहन के पास आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। ठीक है बाबा, आप रोना मत। वैसे भी मेरे समोसे कोई नहीं खरीद रहा, सब इसको बेस्वाद कहते हैं। आप भूखे मत रहो, आप ही खा लीजिए। मोहन बिना किसी लालच के बड़ी इज्जत से एक पत्ते पर 2 गर्मा गर्म समोसे रखकर उस बूढ़े बाबा को दे देता है। बूढ़ा आदमी जैसे ही पहला निवाला मुंह में लेता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और चमक आ जाती है।
वाह बेटा वाह, तुम्हारे समोसे तो बेहद स्वादिष्ट हैं। सचमुच गजब का स्वाद है इसमें। बाबा, क्या आप सच कह रहे हो? बाजार के सारे लोग तो कहते हैं कि मेरे समोसे एकदम बेस्वाद और बकवास हैं। अरे बेटा, मैं इस उम्र में झूठ क्यों बोलूंगा रे? अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो तू खुद खाकर देख ले। मोहन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ टोकरी से एक समोसा उठाता है और उसका एक छोटा सा टुकड़ा खाता है। खाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। फिर उस दिन उन लोगों ने इसे मिट्टी में क्यों फेंका? ये कैसे हो गया बाबा? बूढ़ा आदमी गुप्त रूप से मुस्कुराता है और मोहन की ओर देखता है। फिर वो अपनी पुरानी झोली में हाथ डालता है और एक छोटी सी पोटली निकालकर मोहन के हाथ में थमा देता है। बाबा, आप कौन हैं और मुझ गरीब पर इतनी दया क्यों कर रहे हैं? बूढ़ा बाबा सिर्फ मुस्कुराता है और मोहन की देखते ही देखते हवा में धीरे धीरे गायब हो जाता है। मोहन जमीन पर गिर पड़ता है। वो समझ जाता है कि वो कोई आम बूढ़े नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान उसकी परीक्षा लेने आए थे। उस शाम तक मोहन के सारे समोसे बिक जाते हैं, क्योंकि बाबा के छोटे से स्पर्श से ही स्वाद बदल गया था। वो खुश होकर घर लौटता है और माँ को सारी बात बताता है। माँ, आज भगवान ने चमत्कार कर दिया। एक बूढ़े बाबा आए थे, उन्होंने मुझे ये जादुई जड़ी बूटी दी है। बेटा, वो बाबा कोई और नहीं, भगवान के भेजे हुए दूत थे। उनकी इस बात को कभी हल्के में मत लेना, हमेशा ईमानदारी से काम करना। अगली सुबह मोहन फिर से किराने की दुकान जाकर बचा हुआ उधार चुका देता है और सामान लेकर घर लौट आता है। घर पहुंचकर माँ बेटा मिलकर समोसे बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही वह जड़ी बूटी मसाले में मिलती है, पूरी झोपड़ी में एक अद्भुत और मनमोहक खुशबू फैल जाती है, जिसे सूंघकर आसपास के पक्षी भी चहचहाने लगते हैं। मोहन, ये कैसी अद्भुत सुगंध है रे, मेरा तो दिल खुश हो गया। लगता है सचमुच ये जड़ी बूटी जादुई है। हाँ माँ, अब हमारे दिन जरूर बदलेंगे। बाजार में कदम रखते ही समोसों की खुशबू चारों ओर फैलने लगती है। जो भी उस खुशबू को सूंघता, वह अपना सारा काम छोड़कर मोहन की ओर देखने लगता। पहले वाले वही दो आदमी फिर से दौड़ते हुए उसके पास आ जाते हैं। अबे भाई, क्या डाला है समोसे में? खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है रे। हाँ भाई, जल्दी से 2 समोसे खिला, अब तो रुका ही नहीं जा रहा। वो पहले 2 समोसे एक पत्ते पर निकालकर उन्हें देता है। लीजिए भाई, बिल्कुल ताजे और गर्मा गर्म है, आपको जरूर पसंद आएंगे। दोनों आदमी जैसे ही पहला निवाला खाते हैं, उनकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वाह भाई मोहन, कमाल कर दिया तूने। ऐसा स्वाद तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं खाया। ये तो जन्नत का स्वाद है। सही कहा भाई। ये समोसे तो जैसे मुंह में घुल रहे हैं। हमारे लिए और पैक कर दो। लोगों की भारी भीड़ मोहन को घेर लेती है। कोई खुशबू से खींचा चला आता है तो कोई उसकी तारीफ सुनकर। मोहन पसीने से लथपथ होने के बाद भी बड़ी खुशी से सबको समोसे परोसता जाता है। उसी शाम तक मोहन की टोकरी खाली हो जाती है और उसकी जेब पैसों से भर जाती है। दिन बीतते गए और मोहन के समोसों का स्वाद पूरे रामपुर गांव और आसपास के सभी कस्बों में मशहूर हो गया। जो लोग पहले मोहन को देखकर रास्ता बदल लेते थे, आज वही लोग उसके हाथ के समोसे खाने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते थे। कुछ ही महीनों में मोहन ने सड़क किनारे बैठना छोड़ दिया और बाजार में अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। भैया 2 प्लेट समोसे देना, और हाँ, वो जादुई चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। हाँ भाई, अभी देता हूँ। सबको मिलेगा, थोड़ा सब्र रखिए। कुछ ही दिनों बाद मोहन अपनी कामयाबी की पहली बड़ी कमाई लेकर सीधे सेठ धनीराम के घर पहुंचता है। सेठ जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे ब्याज के साथ। मैंने आपका एक एक पैसा चुका दिया है।
अब कृपा करके मेरी माँ का वो पुराना घर, मेरी वो झोपड़ी मुझे वापस कर दीजिए। मोहन, मैं आज तुझसे बहुत शर्मिंदा हूं रे। उस तूफानी रात को मैंने लालच में आकर तुझ पर और तेरी बीमार मां पर बहुत ज्यादती की थी, पर तूने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ, सेठ अपने खाते से मोहन का नाम काट देता है और झोपड़ी के कागजात उसके हाथ में थमा देता है। जा मोहन, आज से वो घर फिर से तेरा हुआ। भगवान तुझे और तरक्की दे। धन्यवाद सेठ जी। मोहन अपना घर वापस पाकर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। पर दूसरी ओर हेमू हलवाई का ठेला बिल्कुल खाली पड़ा था। उसका धंधा एकदम ठप हो चुका था। उसके दिल में मोहन के लिए नफरत और लालच की आग अब पहले से ज्यादा भड़क रही थी। मेरा पूरा काम ठप हो गया। सब लोग उस लकड़हारे मोहन के पास ही जा रहे हैं। जरूर कोई गहरा राज है उसके समोसों में। मुझे वो राज जानना ही होगा, वरना मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। एक शाम जब मोहन दुकान बंद करके घर पर अगले दिन के समोसे बनाने की तैयारी कर रहा था, हेमू चुपके से उसकी झोपड़ी के पीछे पहुंच जाता है। वह खिड़की के पीछे छिपकर अंदर झांकता है। मोहन एक छोटे से डिब्बे से वह जादुई जड़ी बूटी निकालता है और उसे मसाले में मिला देता है। ओह, तो ये बात है। तो ये इस छोटे से डिब्बे की जड़ी बूटी का कमाल है। इसके बिना तो उसके समोसे बिल्कुल साधारण होंगे। अब देखता हूं मोहन, तेरी दुकान कैसे चलती है। ये डिब्बा अब मेरा होगा। रात गहरी होती है और मोहन तथा उसकी माँ थकान के कारण गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी हेमू दबे पांव चोरों की तरह झोपड़ी के अंदर घुसता है। वह डर से कांपते हाथों से अलमारी टटोलता है और आखिरकार उसे वह डिब्बा मिल जाता है। मिल गया। यही है वो जादुई जड़ी बूटी। अब आएगा असली मजा। कल से सारी भीड़ फिर से मेरे ठेले पर होगी और ये मोहन फिर से लकड़ियों का बोझ ढोएगा। हेमू उस डिब्बे को अपने कुर्ते में छिपाकर चुपके से बाहर निकल जाता है। मोहन को चोरी का पता भी नहीं चलता। अगली सुबह मोहन जब दुकान की तैयारी के लिए अलमारी में हाथ डालता है तो उसे जादुई जड़ी बूटी का डिब्बा नहीं मिलता। वो परेशान होकर घर का कोना कोना ढूंढता है, पर डिब्बा कहीं नहीं मिलता। मोहन रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि किसी ने उसकी किस्मत चुरा ली है। दूसरी ओर बाजार में हेमू हलवाई बड़े घमंड के साथ अपने ठेले पर बैठा था। उसके सामने वही चुराई हुई जादुई जड़ी बूटी का डिब्बा रखा था। हाँ, अब देखना, जैसे ही ये समोसे कढ़ाई से निकलेंगे, इनकी खुशबू चारों ओर फैल जाएगी। मोहन का खेल अब हमेशा के लिए खत्म। हेमू जल्दी जल्दी सारा मसाला बनाकर समोसे ठेले पर सजा देता है। एक पुराना ग्राहक खुशबू की उम्मीद में हेमा के ठेले के पास आकर सांस खींचता है। अरे, ये कैसी बदबू है रे हेमू। बड़ी अजीब और गंदी गंध आ रही है। खुशबू तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मोहन के समोसों से आती थी। चलो फिर भी एक खाकर देखते हैं। ग्राहक समोसा लेता है और जैसे ही मुंह में डालता है उसका चेहरा बिगड़ जाता है और वो थू थू करके समोसा मिट्टी में फेंक देता है। अबे थू, ये क्या बनाया रे हेमू। बिल्कुल कड़वा और जहर जैसा बेस्वाद। क्या मिला रखा है इसमें। ये तो इंसान की सेहत बिगाड़ देगा। चलो भाई यहाँ से, ये हमें मार डालेगा। हेमू के माथे पर पसीना छलकने लगता है। ग्राहक गुस्से में चले जाते हैं। हेमू हैरानी में खुद एक समोसा तोड़कर मुंह में डालता है और उसे जोर की खांसी उठती है। अरे, ये तो सच में बहुत कड़वा है। उस मोहन के समोसे इतने स्वादिष्ट कैसे होते हैं? मैंने तो वही जड़ी बूटी मिलाई थी जो उसके घर से चुराई थी।
फिर ये जहर कैसे बन गया? हेमू चिढ़कर उस डिब्बे को जोर से जमीन पर फेंकता है, पर उसके पाप का घड़ा भर चुका था। फेंकते ही डिब्बा सीधे खुलते हुए तेल की गरम कड़ाही में जा गिरता है। तेल छिटक कर चूल्हे की आग पर गिरता है और एकदम से भारी आग भड़क उठती है। देखते ही देखते हेमू का पूरा ठेला जलकर राख होने लगता है। अरे बचाओ, बचाओ, मेरी दुकान जल गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, बचाओ। बाजार में सन्नाटा छा जाता है। हेमू रोती हुई आंखों से अपने राख हुए ठेले को देखता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे उसके पापों की सजा मिल गई है। अगली सुबह हेमू रोते हुए सिर झुकाए सीधे मोहन की दुकान पर पहुंचता है। मोहन अभी भी बिना जड़ी बूटी के भी ग्राहकों को बड़ी ईमानदारी से पुराने स्वाद के समोसे परोस रहा था। हेमू हाथ जोड़कर मोहन के पैरों में गिर पड़ता है। मोहन भाई, मुझे माफ कर दो, मैं एक गुनहगार हूं। मैंने ही लालच में आकर तुम्हारी वो जादुई जड़ी बूटी चुराई थी। मैंने सोचा था मैं तुम्हारी कामयाबी छीन लूंगा, पर भगवान ने मुझे सजा दे दी। मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया। मोहन भाई, मुझे माफ कर दो। हेमू भाई, उठो। लालच का रास्ता हमेशा इंसान को बर्बादी की ओर ही ले जाता है। दूसरों का बुरा सोचोगे तो तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। मेहनत और सच्चाई ही इंसान को आगे बढ़ाती है। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, मैंने तुम्हें माफ किया। मोहन हेमू के हाथ में खाने के लिए 2 समोसे रखता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना हेमू भाई, कभी किसी का बुरा मत करना, लालच मत करना। बस मेहनत और ईमानदारी से काम करना, तभी जीवन में सुख और सम्मान मिलेगा। हाँ मोहन भाई, अब मैं कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। मैं भी मेहनत से कमाऊंगा। आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल गई है। मोहन और उसकी माँ एक बार फिर से अपने पुराने घर में सुकून से रहने लगे। मोहन की मेहनत और उसकी ईमानदारी ने ये साबित कर दिया कि जादुई जड़ी बूटी तो सिर्फ एक जरिया थी। असली जादू तो इंसान की साफ नीयत और उसकी सच्चाई में होता है।